क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूं कि एक पूरे जिले की हवा सिर्फ तब बदल गई जब एक साधारण कपड़ों में, बिना किसी सिक्योरिटी, बिना गाड़ी या बाउंसर के, एक आदमी बाजार की भीड़ में चुपचाप घुस गया। उसके पास न कोई लाल बत्ती थी, न कोई सरकारी टोन, न कोई मीडिया का फॉलोअप। कंधे पर एक पुराना झोला था, आंखों पर मामूली चश्मा और चेहरे पर वो सादगी जो देखने में भले मामूली लगे, लेकिन जिसके पीछे एक आग थी जो चुपचाप सालों से धधक रही थी। उसने चावल खरीदे, दालें, साबुन, एक पुरानी बनियान और नमक। पर असली खरीदारी वो नहीं कर रहा था, वो देख रहा था। दुकानों में बिना रसीद के पैसे घूम रहे थे, दुकानदार आंखों से डर बेच रहे थे और पुलिस वाले लड़कियों की स्कर्ट पर कमेंट पास कर रहे थे। स्कूल से लौटती बच्चियों की चाल तेज थी, जैसे हर मोड़ पर उन्हें कोई खौफ निगलने वाला हो। औरतें मुंह छिपाकर निकलती थीं और पुरानी सब्जी बेचती विधवाएं सिर्फ इसलिए मुस्कुरा रही थीं क्योंकि उनके पास ना मुस्कुराने का अधिकार नहीं था। लेकिन कहानी यहां से नहीं बदलती। ये कहानी बदली एक थप्पड़ से। हां, सिर्फ एक थप्पड़। मगर वो सिर्फ गाल पर नहीं पड़ा था, वो थप्पड़ पूरे सिस्टम के मुंह पर पड़ा था। दरोगा रणवीर यादव, जिसने अपनी वर्दी को लाठी बना लिया था, जिसके नाम से दुकानदार थर्राते थे, जो लड़कियों को रास्ते से उठवा सकता था और जो खुलेआम कहता था, इस जिले में मुझसे बड़ा कोई नहीं। उसी दरोगा ने उस दिन उसी बाजार में एक आम दिखने वाले आदमी को थप्पड़ मार दिया, बिना जाने बिना समझे कि वो आदमी कोई आम ग्राहक नहीं था, बल्कि वो इस जिले का डीएम था। उस थप्पड़ के बाद ना चीखें उठीं, ना तालियां बजीं, ना कैमरे दौड़े। बस हवा थम गई। एक चश्मा जमीन पर गिरा, एक टोपी लुढ़की और जिले की पूरी आत्मा सन्न रह गई। एक बूढ़े दुकानदार ने फुसफुसाकर कहा, ये तो खुद डीएम साहब हैं। उसके बाद जो हुआ वो कानून की किताबों में नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि वो सिर्फ केस नहीं था, वो था सालों से दबी हुई आवाजों का विस्फोट। वो थी एक सत्ता की रीढ़ तोड़ने की प्रक्रिया, शांत, गहरी और न्याय से लिपटी हुई। ये कहानी सिर्फ एक अफसर की बहादुरी नहीं है, ये कहानी है उस जनता की जिसने डर के आगे आंख उठाना सीख लिया। ये कहानी है उस इंसान की जिसने साबित किया कि वर्दी ताकत नहीं होती जब तक वो इंसाफ के सामने सिर झुकाना न सीखे। ये है डीएम साहब की चुप्पे, एक चुप्पे जो इतिहास में गूंज बनकर दर्ज हो गई। और दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हमें यह जरूर बताएं कि आपको स्टोरी कैसी लगी, और यह भी जरूर बताएं कि आप हमारी वीडियो को कहां से देख रहे हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपने शहर और अपना नाम जरूर लिखें, क्योंकि जब हम आपके शहर और आपका नाम को पढ़ते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती है। एक सादा दिन था, आसमान बिल्कुल साफ, न ज्यादा गर्मी न ही ठंडी हवा, जैसे कोई साधारण मंगलवार हो जो किसी अखबार की सुर्खी नहीं बनना चाहता। मगर आज का दिन हर दिन की तरह नहीं था। शहर के बीचों बीच बसे उस पुराने बाजार में भीड़ अपनी रफ्तार से चल रही थी। महिलाएं सब्जी के दामों पर बहस कर रही थीं, बूढ़े खांसते हुए पान की दुकान के सामने बैठे थे और बच्चे स्कूल की बेल के बाद इधर उधर घूमते हुए समोसे और चाट के ठेले के इर्द गिर्द खड़े थे। दुकानों के ऊपर धूल जमी टीन की छतें थीं, जिन पर कबूतर बैठे सूरज को निहार रहे थे। इसी भीड़ में एक आदमी दाखिल हुआ, न किसी सरकारी गाड़ी से, न सुरक्षा घेरे में, न पीछे पीछे कैमरा वाला स्टाफ, न आगे बैंड बजाने वाले कोई आदमी। वह साधारण सफेद कुर्ता पायजामा पहने था, एक पुराने झोले में कपड़े रखे हुए और चेहरे पर चश्मा जो ज्यादा महंगा नहीं लगता था। उसकी चाल में कोई अकड़ नहीं थी, न आंखों में अहंकार। लेकिन जिसने गौर से देखा उसे समझ आ गया कि इस आदमी की चाल में कुछ अलग बात है, जैसे वो देखने नहीं पहचानने आया हो। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि जिले का जिलाधिकारी था, डीएम साहब। उन्होंने तय किया था कि आज वे बाजार का दौरा बिना किसी सूचना के, बिना लाव लश्कर के करेंगे। वो जानना चाहते थे कि उनकी कुर्सी के बाहर इस जिले में क्या हो रहा है, बिना बनावटी बातों के, बिना सजी संवरी रिपोर्ट के। क्योंकि जो लिखा होता है वो अक्सर झूठ होता है। असली सच्चाई तो उस धूल में छुपी होती है जो फाइलों के पन्नों में नहीं, दुकानदारों की आंखों के कोनों में बसी होती है।
डीएम साहब सबसे पहले एक राशन की दुकान पर पहुंचे। उन्होंने 1 किलो चावल मांगा। दुकानदार ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा, थोड़ी उपेक्षा से। चावल एक पुराने अखबार में बांध कर दे दिया, बिना तोले, बिना रसीद। डीएम साहब ने चुपचाप पैसे दिए। अगली दुकान पर उन्होंने साबुन मांगा। दुकानदार ने बिना मुस्कुराए थैली में डाल दिया, बिना रसीद। फिर कपड़े की दुकान पर गए, कुछ बनियानें लीं। दुकानदार का चेहरा कुछ डरा हुआ था, जैसे कोई देख रहा हो। पीछे मुड़कर देखा तो एक पुलिस वाले की बाइक खड़ी थी और वो दूर से दुकान को घूर रहा था। डीएम साहब समझ गए, यह डर पुलिस का था, कानून का नहीं। उन्होंने देखा कि एक महिला जो कपड़े की दुकान पर कुछ साड़ी देखने आई थी, वो अचानक घबरा गई और बिना खरीदी किए निकल गई। उसका चेहरा ऐसा था जैसे वो यहां कुछ लेने नहीं, कुछ सहने आई थी। डीएम साहब ने उसकी आंखों में देखना चाहा, लेकिन वो पल भर में भीड़ में गुम हो गई। बाजार के नुक्कड़ पर एक चाय वाले से चाय ली। बेंच पर बैठकर चाय पीने लगे। वहीं एक बुजुर्ग दुकानदार धीरे धीरे पास आया और बैठ गया। उसने धीरे से कहा, साहब, आजकल तो पुलिस वाले ही लुटेरे बन गए हैं। डीएम साहब ने चौंक कर देखा, पर कुछ नहीं कहा। बुजुर्ग ने अपनी आंखें झुका लीं। हम लोग रोज हफ्ता देते हैं, नहीं देंगे तो दुकान बंद करवा देते हैं, लड़कों को उठा ले जाते हैं। सबको पता है, लेकिन कोई बोल नहीं सकता। चाय का कप खत्म हो चुका था। डीएम साहब ने कप नीचे रखा और अब उनकी आंखें किसी जांच अधिकारी की नहीं, बल्कि एक इंसान की तरह जलने लगी थीं। गुस्सा उनके चेहरे पर नहीं था, मगर आंखों के अंदर उठती लहरें साफ दिखाई दे रही थीं। उन्होंने उठकर झोला संभाला और अगले मोड़ की ओर बढ़ गए। एक स्टेशनरी की दुकान पर पहुंचे, जहां 3 लड़कियां स्कूल की ड्रेस में पेंसिल और कॉपी खरीद रही थीं। तभी 2 पुलिस वाले मोटरसाइकिल पर आए और उनमें से एक ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अबे, ये स्कर्ट वाली बहुत तेज हो रही हैं आजकल। लड़कियां सहम गईं। दुकानदार ने सिर झुका लिया और पुलिस वाले हंसते हुए चले गए। डीएम साहब ने वहीं खड़े होकर सब देखा, जैसे वो एक एक शब्द अपने भीतर दर्ज कर रहे हों। अगले ही मोड़ पर एक महिला दुकान पर नमक मांग रही थी। दुकानदार ने दाम ज्यादा बताए तो महिला बोली, रसीद दो ना कम से कम। दुकानदार ने गुस्से से जवाब दिया, रसीद की क्या जरूरत है? 2 पैसे का सामान ले रही हो, रसीद भी मांगोगी? वो महिला चुपचाप पैसे देकर चली गई। डीएम साहब ने वहीं खड़े होकर दुकान की दीवार पर देखा। वहां लिखा था, सरकारी मूल्य पर सामान उपलब्ध, लेकिन सब जानते थे यह केवल कागजी बात थी। भीड़ में चलने के दौरान उन्होंने देखा कि कई दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे थे, लेकिन ज्यादातर बंद पड़े थे। कुछ कैमरे झुके हुए थे, जैसे जानबूझकर कोई दृश्य न कैद हो। कुछ दुकानदारों ने पुलिस वालों को पैसे देते देखा, वो भी खुलेआम, जैसे यह कोई अपराध नहीं, बल्कि रिवाज हो। सबसे चौंकाने वाली बात तब हुई जब एक मीट की दुकान पर खड़े लड़के ने बताया, अंकल, आज जल्दी निकल जाना, दरोगा साहब आने वाले हैं। जो भी देर करेगा उसकी दुकान सील करवा देंगे। डीएम साहब ने चौंक कर पूछा, कौन दरोगा? लड़का बोला, रणवीर यादव। सब उसी से डरते हैं। अब डीएम साहब को यकीन हो चला था कि उनकी चिंता सही थी। यह बाजार अब कोई साधारण बाजार नहीं रहा था। यह एक बंद पिंजरा बन चुका था, जहां हर परिंदा डरा हुआ था, जहां कानून का नाम सुनकर राहत नहीं, डर पैदा होता था। उन्होंने तय कर लिया, अब वो चुप नहीं बैठेंगे। शाम होते होते उन्होंने एक बार फिर उस चाय वाले के पास जाकर आखिरी बार चाय पी। दुकानदार ने उन्हें पहचानने की कोशिश की, पर फिर सिर हिलाकर अपने काम में लग गया। डीएम साहब ने जेब से एक कागज निकाला, अपनी अंगुली से उस पर कुछ लिखा और चुपचाप बाजार से निकल गए। उस रात जब बाजार की दुकानें बंद हो रही थीं, जब दुकानदार शटर गिरा रहे थे और महिलाएं बच्चों को पकड़कर घर की ओर भाग रही थीं, किसी को नहीं पता था कि आज उन्होंने जिस आदमी को बार बार आते जाते देखा, वह कोई आम ग्राहक नहीं था। वो उस जिले का सबसे ताकतवर अधिकारी था और अब वो कुछ बड़ा करने जा रहा था। बाजार की संकरी गलियों में किसी वक्त में गूंजने वाली आवाजें अब थमी थमी लग रही थीं, लेकिन एक नाम ऐसा था जिसकी आहट से भीड़ की धड़कनें तेज हो जाती थीं, रणवीर यादव। नाम लेते ही दुकानदार रसीदें समेट लेते, लड़कियां अपने घूंघट और दुपट्टे कस लेतीं और बड़े बूढ़े नजरें झुका लेते थे। वह नाम सिर्फ एक इंसान का नहीं था, वह डर का दूसरा नाम बन चुका था।
रणवीर यादव उस थाने का सबसे दबंग, सबसे बेखौफ और सबसे भ्रष्ट दरोगा। 6 फुट लंबा, चौड़ा सीना, मोटी मूंछें और हर वक्त आंखों में झलकता हुआ वह घमंड जो एक गुंडे में होता है, न कि एक सरकारी अफसर में। वर्दी उसका हथियार नहीं, उसका कवच बन चुकी थी और वह इसे हथियार की तरह इस्तेमाल करता था। अगर कोई उससे टकराता तो या तो उसकी दुकान बंद होती, या घर में रेड पड़ती, या जेल में कोई पुराना केस टांग दिया जाता। एक बार एक अध्यापक ने अपने भांजे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने की कोशिश की थी, तब उसी अध्यापक को ही लड़की भगाने का आरोपी बनाकर हवालात में डाल दिया गया था। रणवीर यादव की ताकत का राज सिर्फ उसकी वर्दी नहीं थी, उसके पीछे एक ऐसी राजनीतिक छाया थी जिसने उसे और भी निर्दयी बना दिया था। स्थानीय विधायक, वही जिसकी गाड़ी में दिन में शराब जाती और रात को लड़कियां, वही जो हर थाने की पोस्टिंग, हर ठेके की बोली और हर केस के फैसले में अपनी मुहर लगाता था। रणवीर यादव इसी विधायक का खास आदमी था। लोग कहते थे, थाने में रणवीर, कचहरी में विधायक, दोनों मिल जाएं तो भगवान भी जमानत ना दिला सके। बाजार की गलियों में उसका दबदबा ऐसा था कि हफ्ते में 2 बार वो अपनी जीप लेकर आता। रुकता नहीं था, बस हाथ बाहर निकालकर इशारा करता और दुकानदार खुद दौड़कर उसके हाथ में लिफाफे थमा देते थे। चाय वाला, कपड़े वाला, किताब वाला, कोई नहीं बचता। यहां तक कि स्कूलों के हेडमास्टर तक उसे महीना देते थे ताकि उनके स्कूल के बच्चों को उसके चमचों की फप्तियों से राहत मिल सके। लड़कियां स्कूल से लौटते वक्त हमेशा पीछे देखती थीं। डर था कि कहीं पीछे से वो सफेद जीप न आ जाए जिसमें रणवीर यादव बैठा मुस्कुरा रहा हो। एक बार तो यहां तक हुआ कि सब्जी मंडी की एक महिला ने खुलेआम दरोगा पर आरोप लगाया कि उसने उसके बेटे को झूठे केस में जेल भिजवाया, क्योंकि वह महिला हफ्ता देने को तैयार नहीं थी। महिला ने जिलाधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री तक चिट्ठी भेजी थी, लेकिन हर शिकायत रणवीर तक ही पहुंचती थी और फिर शिकायत करने वालों की जिंदगी ही शिकायत बन जाती थी। रणवीर यादव का दायरा बाजार तक ही सीमित नहीं था। उसने इलाके के हर जुए के अड्डे, शराब की भट्टी और सेक्स रैकेट से महीना तय कर रखा था। हर अपराधी, हर दलाल जानता था कि जब तक रणवीर है तब तक डर नहीं है। यही कारण था कि उसकी जीप जब बाजार में आती तो बच्चों के खेल रुक जाते, औरतें अपने घरों में घुस जातीं और हर कोना सन्नाटा बन जाता था। वो खुलेआम लड़कियों को घूरता, टटोलता, उनके रास्ते में खड़ा हो जाता। लेकिन किसी ने आज तक एफआईआर नहीं लिखवाई, क्योंकि एफआईआर उसी के हाथ में थी। शिकायत उसी के दफ्तर में जाती थी और उसी के चाय वाले से होती हुई फिर कूड़े के डिब्बे में पहुंच जाती थी। लेकिन डीएम साहब सब कुछ देख रहे थे, चुपचाप, एक आम आदमी की तरह। उन्होंने हर उस दुकान को देखा जहां घूस ली जा रही थी, हर उस लड़की की आंखों को पढ़ा जिसमें डर नहीं बल्कि घुटन भरी हुई थी, हर उस मां की थरथराती आवाज सुनी जो कहती तो कुछ नहीं थी लेकिन उसकी चुप्पी सब कह जाती थी। और उन्होंने देखा रणवीर यादव को, देखा कैसे वो बाजार में घूमते हुए किंग जैसा बर्ताव कर रहा था, कैसे हर पुलिस वाला उसकी तरफ पीठ झुकाकर सलाम करता था और कैसे उसने कानून को अपनी जेब में डाल रखा था। डीएम साहब ने एक पुरानी दुकान के सामने खड़े होकर नोट किया। वहां से 2 नाबालिग लड़कियां एक पुरुष के साथ अंदर गईं और 10 मिनट बाद निकलीं। जब डीएम साहब ने दुकानदार से पूछा, बिटिया लोग क्या ले गईं, तो दुकानदार चुप हो गया। उसकी नजरें डर से डोलने लगीं। उन्होंने वहीं तय कर लिया, यह बाजार अब बदलना होगा, यह डर अब जाना चाहिए। और उस दिन जब डीएम साहब ने देखा कि रणवीर एक बार फिर एक लड़की को घूर रहा है, उसके पीछे पीछे चल रहा है और लड़की घबराकर पीछे हट रही है, तब उन्होंने कदम आगे बढ़ाया। लेकिन आगे क्या हुआ, वो कहानी अगली कड़ी में है। शाम के करीब 5 बज रहे थे। बाजार का शोर अब धीरे धीरे थमने लगा था, लेकिन हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे किसी तूफान के आने से पहले का सन्नाटा हो। हल्की सी ठंडी हवा उठी और बाजार के एक कोने में रखा प्लास्टिक का थैला उड़ गया। सड़क के किनारे खड़ी लड़कियां अब एक एक करके अपने घर की ओर लौटने लगी थीं, लेकिन उनकी चाल तेज थी, आंखों में वही पुराना डर था। अगर वो जीप आ गई तो? रणवीर यादव वहीं मंडरा रहा था, जैसे शिकारी अपने शिकार के इंतजार में होता है। उसकी आंखें हर गुजरती लड़की पर रुकतीं
और फिर किसी एक पर टिक जाती। आज वह निशाना बनी थी, एक दुबली पतली 17 साल की लड़की, जिसकी पीठ पर किताबों से भरा बैग था और हाथों में भूरे रंग की कॉपियां। वो किसी की बेटी थी, किसी की बहन, किसी की उम्मीद, लेकिन रणवीर यादव की नजर में वो बस एक खिलौना थी। लड़की जैसे ही एक गली में मुड़ी, रणवीर तेजी से पीछे हो लिया। पहले तो बस उसे देखने का बहाना बनाया, लेकिन फिर उसके पीछे धीरे धीरे चलने लगा। लड़की को एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह मुड़ी, उसकी सांसें तेज थीं, चेहरे पर डर साफ था। रणवीर ने जैसे ही कंधे पर हाथ रखने की कोशिश की, लड़की पीछे हट गई। वह घबराकर पास की किराना दुकान की आड़ में खड़ी हो गई। उसकी आंखें डबडबा आईं। उसने किसी से मदद नहीं मांगी, जैसे उसे पहले से पता था कि कोई नहीं आएगा। लेकिन इस बार कोई था, जो आमतौर पर नहीं होता। डीएम साहब, जो बाजार की भीड़ में सामान्य आदमी की तरह घूम रहे थे, ठीक वहीं थे। उन्होंने लड़की की तरफ कदम बढ़ाए। उनकी चाल तेज थी, लेकिन चेहरा शांत। उन्होंने लड़की की कलाई पकड़ी, न पकड़ने के लिए बल्कि उसे सहारा देने के लिए। उनकी आवाज एकदम स्थिर थी, लेकिन उस स्थिरता में विश्वास था। बेटी, डरो मत, मैं हूं ना। रणवीर ने पीछे मुड़कर देखा। चूंकि डीएम साहब साधारण कपड़ों में थे, कुर्ता पायजामा, झोला, चप्पलें और साधारण चश्मा, रणवीर को गुस्सा आ गया कि कोई आदमी, वो भी इतना घिसा पिटा, उसकी मर्जी पर सवाल उठा रहा है। उसने बिना सोचे बिना देखे झुंझलाकर अपनी ताकत के नशे में एक जोरदार थप्पड़ उस आदमी के गाल पर मार दिया। थप्पड़! आवाज पूरे बाजार में गूंजी। भीड़ वहीं थम गई। दुकानों में खड़े लोग बाहर झांकने लगे। सब्जी वाले ने अपनी तराजू हाथ से गिरा दी। पान वाले का पान चबाना रुक गया। और वो लड़की, जिसकी कलाई अभी तक डीएम साहब के हाथ में थी, चौंक कर पीछे हट गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब डर से ज्यादा हैरानी थी। थप्पड़ का असर हवा में घुल गया, लेकिन जमीन पर एक सन्नाटा पसर गया। डीएम साहब कुछ नहीं बोले। उनकी टोपी जमीन पर गिर चुकी थी। चश्मा लुढ़क कर दुकान के किनारे जा पहुंचा था। उन्होंने धीरे धीरे झुककर चश्मा उठाया, फिर टोपी। उस क्षण में किसी ने उन्हें पहचानने की कोशिश नहीं की, क्योंकि सबकी नजरें रणवीर पर थीं, और रणवीर अब भी खड़ा था, सीना फुलाए, जैसे कुछ महान काम कर दिया हो। डीएम साहब ने चश्मा पहन लिया। उनकी आंखों में अब कोई कोमलता नहीं बची थी। उन्होंने एकदम स्थिर स्वर में कहा, अब तू नहीं बचेगा। रणवीर को जैसे अब भी समझ नहीं आया कि मामला क्या है। वो हंसा, बुदबुदाया, तू कौन होता है बे बीच में बोलने वाला? साले पगले, अपनी औकात देख। और उसके इस बड़बोलेपन पर भीड़ एकदम सन्न थी। तभी पास ही एक बूढ़ा दुकानदार, वही जो पिछले क्षेत्र में डीएम साहब को चाय पिलाकर फुसफुसाया था, धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने आंखें फाड़कर देखा, फिर अपने पड़ोसी से कान में फुसफुसाया, ये तो डीएम साहब हैं। उसके शब्द धीमे थे, लेकिन जैसे किसी ने आग में घी डाल दिया हो। बात बिजली की तरह फैल गई। एक चाय वाले ने अपने स्टूल को लात मारकर हटाया और बाजार की सबसे चुप दुकानदार, वो जो अब तक हफ्ता देते देते थक चुकी थी, फुसफुसाने लगी, डीएम साहब, क्या सच में? रणवीर ने सब सुना, और पहली बार उसकी मुस्कान गायब हुई। उसने फिर गौर से देखा उस आदमी को, जिसने अभी चश्मा उठाया था। टोपी पर सरकारी चिन्ह और जेब में जो चमकती धातु की पट्टी थी, उस पर उकेरे हुए थे वो शब्द, जिलाधिकारी, हरिपुर जिला प्रशासन। रणवीर के गले में कुछ अटक गया। उसकी जीभ सूखने लगी। उसने 2 कदम पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन पैर वहीं जमे रह गए। भीड़ अब सन्न थी, लेकिन उनके चेहरों पर कुछ बदलने लगा था। डर की जगह उम्मीद, चुप्पी की जगह आंसू, और पीठ झुकाने की जगह सीना सीधा करने की कोशिशें दिखने लगी थीं। डीएम साहब ने कुछ नहीं कहा, ना रणवीर को कुछ जवाब दिया, ना उसे गाली दी, ना जोर से चिल्लाए। वो बस मुड़े और अपने फोन से एक नंबर डायल किया। आवाज में वही स्थिरता थी, तुरंत एडिशनल एसपी को भेजिए, अभी, यहीं, बाजार नंबर 7 पर। और फिर उन्होंने वही लड़की, जिसे रणवीर डराने आया था, की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, अब डरना नहीं, अब कोई नहीं छेड़ेगा। भीड़ में से कुछ लोगों ने पहली बार खुलकर देखा। ये आदमी वही था जिसे वे दिन भर ग्राहक समझते रहे। अब पता चला,
वही आदमी इस जिले का सबसे बड़ा अफसर था और अब वह रणवीर यादव को उसी की धरती पर बेनकाब करने आया था। बाजार के बीचों बीच जैसे वक्त थम गया था। कोई चिल्लाया नहीं, न किसी ने तालियां बजाईं, लेकिन हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। रणवीर यादव अब भी वहीं खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में वो घमंड नहीं था जो कुछ मिनट पहले तक था। अब उसकी पुतलियां बार बार चारों ओर घूम रही थीं, जैसे कोई रास्ता तलाश रही हों, भाग निकलने का, छिप जाने का या झूठ बोलने का। तभी बाजार की भीड़ के बीच एक जोरदार सायरन की आवाज आई। एक पुलिस जीप तेजी से अंदर दाखिल हुई। गाड़ी की ब्रेक्स चीखती हुई रुकी। उसमें से सबसे पहले उतरीं दो महिला पुलिसकर्मी, एक लंबी, कंधे तक कटे बालों वाली और दूसरी अपेक्षाकृत युवा, लेकिन आंखों में आग भरी हुई। उनके पीछे एडिशनल एसपी खुद उतरे, नीली यूनिफॉर्म, पसीने से चमकता चेहरा और होठों पर सख्त रेखा। भीड़ एकदम किनारे हो गई। सबने देखा डीएम साहब वहीं खड़े थे। उन्होंने जेब से धीरे धीरे एक कार्ड निकाला, वही जो हर सरकारी अफसर की पहचान होता है। हवा में उठाया और भीड़ की तरफ नहीं, सीधे एडिशनल एसपी की आंखों में देखते हुए आगे बढ़ाया। मैं अभिषेक रावत, जिलाधिकारी, हरिपुर, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में न नाटकीयता थी न गुस्सा, बस शुद्ध प्रशासनिक ठंडापन, जैसे कोई डॉक्टर चाकू चलाने से पहले मर्ज का नाम लेता है। एडिशनल एसपी ने कार्ड देखा, फिर सिर झुकाया। हां सर। इस व्यक्ति, दरोगा रणवीर यादव, ने मेरे ऊपर हाथ उठाया, लेकिन मामला सिर्फ मेरा नहीं है। डीएम साहब ने आगे कहा, यह आदमी इस पूरे बाजार को बंधक बनाकर चला रहा है। मैंने 3 घंटे यहां बिना परिचय घूमकर देखा। हफ्ता वसूली, महिलाओं से छेड़छाड़ और बच्चों तक को धमकाना, ये सब इस आदमी के संरक्षण में हो रहा है। रणवीर यादव अब कांप रहा था। उसने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन शब्द गले में अटक गए। फिर एक कमजोर सी आवाज निकली, सर, मुझे लगा आप। डीएम साहब ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उनकी आंखें अब सीधे एडिशनल एएसपी की ओर थीं। मैं चाहता हूं अभी इसी समय इस पूरे बाजार की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग जब्त की जाए, और ध्यान रहे, दुकानदारों को डराया न जाए। हर दुकान से, हर नुक्कड़ से वीडियो फुटेज इकट्ठा करिए। साथ ही उन्होंने अपनी जेब से एक छोटी सी डायरी निकाली, जिसमें उन्होंने दुकान नंबर, समय और संदिग्ध गतिविधियों के नोट्स लिख रखे थे। ये मेरी लिस्ट है। कौन सी दुकान पर क्या हुआ, किसने बिना रसीद के सामान बेचा, कौन हफ्ता दे रहा था और किन दुकानों के बाहर पुलिस वाले खड़े थे, इन्हें जांच में शामिल किया जाए। एडिशनल एसपी ने वो डायरी दोनों हाथों से ली, जैसे वो कोई सबूत नहीं, आग हो जिसे बहुत सहेज कर पकड़ा जा रहा है। भीड़ अब कुछ और पास खिसक आई थी। लोग समझ रहे थे कि यह मामला अब एक थप्पड़ का नहीं रह गया है। यह एक ऐसा क्षण था जब किसी के खिलाफ बोलना अब मौत नहीं, शायद मुक्ति बन गया था। डीएम साहब ने भीड़ की तरफ देखा। उनकी आंखें हर चेहरे से मिल रही थीं। कोई बूढ़ा, कोई विधवा, कोई बच्चा, कोई व्यापारी, सब एकदम चुप थे, लेकिन उनकी आंखों में कुछ था, आभार। जैसे कोई गूंगी भीड़ पहली बार किसी को बोलते देख रही हो। आप सभी से गुजारिश है, डीएम साहब ने कहा, अगर आपके पास कोई रिकॉर्डिंग है, कोई रसीद, कोई सबूत जो इस दरोगा या इसके सहयोगियों के खिलाफ हो, तो वो जिला कार्यालय में गुप्त रूप से जमा करवा सकते हैं। किसी को डरने की जरूरत नहीं। आप सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। अब से इस जिले का कानून असली हाथों में है। रणवीर ने एक कदम पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन महिला पुलिसकर्मी ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा। वह कांप गया। थाने चलना है, उस महिला ने कहा। शिकायत करता कोई आम आदमी नहीं, जिला प्रमुख है। बचने की कोई उम्मीद नहीं है। डीएम साहब एक बार भी रणवीर की तरफ मुड़े नहीं। उन्होंने बस एडिशनल एएसपी से कहा, मैं अब सीधे थाने जा रहा हूं। वहां से केस की मॉनिटरिंग शुरू करिए। हर पुराने केस को बाहर खींचा जाए, हर पीड़िता से संपर्क हो, और मुझे हर घंटे की अपडेट चाहिए। अगर कोई अधिकारी डर के मारे सहयोग नहीं करता, तो उसका नाम मेरी अगली रिपोर्ट में होगा। फिर बिना एक शब्द बोले उन्होंने अपना झोला उठाया, वही जो सुबह कपड़े भरने के लिए लिया था, और बाजार की भीड़ के बीच से निकलते चले गए। उस भीड़ ने रास्ता दिया, लेकिन कोई कुछ बोला नहीं।
सिर्फ आंखों ने उन्हें सलाम किया। उधर रणवीर को महिला पुलिसकर्मियों ने गाड़ी में बैठाया। उसकी हथेलियां अब पसीने से भीगी हुई थीं। वो कुछ बोलना चाहता था, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। अब वो वही जगह थी जहां उसने सैकड़ों दुकानदारों को धमकाया था। आज वहीं से उसकी खुद की विदाई हो रही थी। एडिशनल एएसपी ने अंतिम बार जनता की तरफ देखा और कहा, अब सब कुछ बदलने वाला है। आपकी चुप्पी टूटेगी और आपका डर भी। और फिर जैसे शहर के सीने से एक बड़ा बोझ उतर गया हो, हवा हल्की लगने लगी। थाने का गेट उसी रात के अंधेरे में खुला, मगर इस बार कोई अपराधी नहीं, बल्कि जिले का सबसे वरिष्ठ अफसर खुद भीतर आया। बाहर खड़ी सरकारी गाड़ी की हेडलाइट अब भी जल रही थी, जैसे कोई घोषणा कर रही हो कि अंधेरे में रोशनी अब आदेश से जलेगी, डर से नहीं। डीएम साहब अंदर दाखिल हुए तो थाने के भीतर बैठा पूरा स्टाफ एकदम खड़ा हो गया। कुछ की आंखें आश्चर्य में फैल गईं, कुछ ने तुरंत सलाम ठोंक दिया, मगर कुछ ऐसे भी थे जिनके चेहरे से रंग उड़ गया। थाने का वो माहौल, जो बरसों से घमंड और सत्ता के दम पर सांस लेता आया था, अचानक जैसे दम घुटे कमरे में तब्दील हो गया। डीएम साहब ने सीधे जाकर थाने के रिकॉर्ड कक्ष का ताला खुलवाया। हर दराज को खुद खोला, हर रजिस्टर को खुद पलटा, और वहां से निकली एक ऐसी सड़ांध जो सिर्फ कागजों में नहीं, पूरे सिस्टम में फैली हुई थी। कई केस फाइलें अधूरी थीं, कई शिकायतें कभी लिखी ही नहीं गईं, और जो दर्ज थीं उनमें से आधे गुमशुदा लड़कियों के थे, जिनके नामों के आगे बस एक शब्द लिखा था, स्थगित। यह स्थगित क्या है? डीएम साहब ने पूछा। एक कांस्टेबल ने सिर झुकाकर कहा, सर, ऊपर से आदेश आया था कि इन फाइलों को बंद कर दें। ऊपर से? डीएम साहब की आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन इतनी भारी कि वो दीवारों से टकरा गई। ऊपर मैं हूं, मुझसे तो कोई आदेश नहीं गया। चुप्पी। डीएम साहब ने वहीं एक चेयर पर बैठकर ऑर्डर लिखवाया। एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, एसआईटी, गठित की जाए। 3 डीएसपी, 2 महिला निरीक्षक, एक साइबर विशेषज्ञ और एक रिटायर्ड जज को सलाहकार बनाया गया। टीम को निर्देश दिए गए, हर वह केस दोबारा खोलो जो रणवीर यादव की तैनाती के दौरान बंद हुआ था, या जहां शिकायतकर्ता ने लौटकर कुछ नहीं कहा। टीम को वहीं रात दी गई। थाने के भीतर हर कंप्यूटर की हार्ड डिस्क क्लोन की गई, सीसीटीवी के डीवीआर चेक किए गए, रजिस्टर स्कैन किए गए। हर पुरानी फाइल को वापस जीवित किया गया, जैसे किसी कब्रिस्तान से इंसाफ के शव निकालकर फिर से सांस दी जा रही हो। वहीं एक सब्जी वाली आई, चेहरे पर बुर्का था, हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे से कहा, साहब, जब मैंने रणवीर से बहस की थी कि वो मेरी दुकान से जबरन सब्जी ना उठाए, तो उसी रात मेरा बेटा उठा लिया गया। उसके खिलाफ चोरी का केस बना दिया। आज 2 साल से जेल में है और हम वकील तक नहीं कर पाए। डीएम साहब ने सिर नहीं झुकाया। उन्होंने सीधे महिला की आंखों में देखा और कहा, अब आप अकेली नहीं हैं। कल सुबह कोर्ट में आपको पेश किया जाएगा, बतौर गवाह नहीं, बतौर मां। एक स्कूल शिक्षक की बूढ़ी अम्मा आईं। आंखों में महीनों की नींदहीन रातें थीं। बोली, मेरी भांजी स्कूल गई थी, लौटकर कभी नहीं आई। आखिरी बार लोगों ने उसे उसी दरोगा की जीप में देखा था, लेकिन हमने आवाज नहीं उठाई क्योंकि आपको लगा आप अकेली हैं। डीएम साहब ने जवाब दिया, लेकिन अब नहीं। अब हर अकेली आवाज को एक मंच मिलेगा, और जो उस मंच पर नहीं चढ़ेगा वह प्रशासन से बाहर होगा। उसी रात पहली मीटिंग बुलाई गई, एसआईटी और डीएम साहब के बीच। वहां पर जो फाइलें रखी गईं, उनमें हर पीड़िता की तस्वीर, हर लापता लड़की का स्कूल आईडी, हर रजिस्टर में लिखा झूठ और हर दबा हुआ सबूत शामिल था। एक महिला अधिकारी ने सिसकते हुए कहा, सर, ये सब देखकर शर्म आती है कि हम इतने साल क्या कर रहे थे। अब वो शर्म काम में बदलो, डीएम साहब ने कहा। वो रात नींद के लिए नहीं थी, वो जवाबदेही की रात थी। अगली सुबह से शहर की गलियों में कुछ बदल गया था। चौक चौराहों पर पोस्टर लगे थे। अगर आपने कभी चुप रहकर अन्याय देखा है तो अब बोलिए। हर सरकारी बिल्डिंग पर एक नंबर चस्पा कर दिया गया, गोपनीय शिकायत हेल्पलाइन। सरकारी रेडियो चैनल्स पर एक संदेश दिन में 3 बार चलता था, हरिपुर अब चुप नहीं रहेगा।
शहर की पब्लिक लाइब्रेरी को शिकायत केंद्र बना दिया गया था। वहां 2 महिला कांस्टेबल बैठतीं और कोई भी महिला जाकर अपना बयान गुप्त रूप से दर्ज करवा सकती थी। कई महिलाएं पहले तो संकोच से लौटीं, लेकिन जब देखा कि उन्हें वर्दीधारी अफसर सुरक्षा दे रही हैं, तब डर हटा और दर्द बाहर आया। सबसे चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब एक महिला डॉक्टर, जो सरकारी अस्पताल में काम करती थी, ने बयान दिया कि एक नाबालिग लड़की को रात के समय पुलिस जीप से अस्पताल लाया गया था, मगर केस दर्ज नहीं हुआ और उसकी हालत गंभीर थी। मैंने उस लड़की का चेहरा आज तक नहीं भुला सकी, वो डॉक्टर बोली। वो बस रो रही थी, कह रही थी कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे क्यों लाया गया, और फिर उसे सुबह होते ही कहीं भेज दिया गया। डीएम साहब ने तुरंत डॉक्टर का बयान रिकॉर्ड करवाया और जांच टीम को सौंपा। हर मोहल्ले से कहानियां निकलने लगीं, जैसे दीवारों में बंद इतिहास एक एक कर दरारों से रिसने लगा हो। और इस बार लोग चुप नहीं थे। हर दिन दर्जनों नए बयान आते, हर बयान एक नया चेहरा, एक नई चोट, एक नया सच खोलता। डीएम साहब हर फाइल खुद पढ़ते। कोई भी कागज उनके सामने बिना देखे साइन नहीं हो सकता था। उन्होंने कहा, इस बार साइन नहीं, संतोष चाहिए। शहर अब पहले जैसा नहीं रहा था। पोस्टर, ऑडियो संदेश और लगातार प्रशासनिक गाड़ियां, ये सब मिलकर एक शोर पैदा कर रहे थे। एक ऐसा शोर जिसमें पीड़िताओं की सिसकियां अब दब नहीं रही थीं, मगर असली युद्ध तो अब शुरू होना था। वो युद्ध जिसमें गवाह बनना मतलब था जान जोखिम में डालना। डीएम साहब जानते थे कि एक्शन लेना जितना जरूरी था, उससे ज्यादा जरूरी था विश्वास लौटाना। क्योंकि डर सिर्फ डर नहीं होता, वो एक चुप्पी की चादर बन जाता है जो पूरे समाज को ढक लेता है, और उसे फाड़ना पड़ता है एक एक धागा खींचकर। शुरुआत में कुछ भी नहीं हिला। शिकायत केंद्र खुले थे, पर भीड़ नहीं थी। पोस्टर लगे थे, पर देखने वालों की नजरें जमीन पर थीं। महिला कांस्टेबलें बैठी थीं, लेकिन उनकी मेजें खाली थीं। डीएम साहब रोज शाम को रिपोर्ट पढ़ते। आज सिर्फ 3 महिलाएं आईं, आज भी कोई नहीं आया। आज 2 फोन कॉल आए, दोनों ने बिना कुछ कहे फोन काट दिया। फिर एक दिन कुछ बदला। एक बेहद बूढ़ी औरत, झुकी कमर, फटे कपड़े, आंखों में धुंधला पानी और माथे पर बिखरे सफेद बाल, थाने के बाहर खड़ी थी। उसका नाम था दुर्गाबाई। उसने कांस्टेबल से नहीं, सीधे डीएम साहब से मिलने की मांग की। क्यों? अधिकारी ने पूछा। क्योंकि मेरा भरोसा उन्हीं पर है, बूढ़ी ने कहा। उसे अंदर ले जाया गया। वो बैठी, धीरे धीरे अपनी धोती को संभालती रही। फिर जैसे बहुत पुरानी गठरी खोलती हो, बोलना शुरू किया। मेरा बेटा रमेश एक स्कूल में झाड़ू लगाने का काम करता था। उसकी बीवी, मेरी बहू सुनीता, सुंदर थी, शांत थी। एक दिन पुलिस वाले हमारे घर आए और कहा कि उसे थाने ले जा रहे हैं पूछताछ के लिए। मैं भी पीछे गई थी, लेकिन उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। शाम को वो लौटी, लेकिन उसके पैरों में खून था, आंखें सूनी थीं, पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। हमने केस दर्ज करवाने की कोशिश की, दुर्गाबाई बोली, लेकिन अगले ही दिन रमेश पर छेड़छाड़ का केस लग गया और सुनीता ने खुदकुशी कर ली। वो सिर्फ 23 साल की थी। डीएम साहब ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस हाथ से इशारा किया, बयान रिकॉर्ड किया जाए, फॉरेंसिक रिकॉर्ड मंगाए जाएं और उस थाने की रात की कॉल डिटेल्स निकाली जाएं। यह पहला पत्थर था। इसके बाद जैसे बरसों से बंधे बांध में दरार पड़ गई। दूसरे दिन एक लड़की आई, शायद 14 या 15 साल की, बहुत दुबली, स्कूल ड्रेस में, हाथ में फटी कॉपी और चेहरे पर डर से जमी हुई कठोरता। नाम? महिला अफसर ने पूछा। नेहा। क्यों आई हो? क्योंकि वो दरोगा स्कूल से लौटते वक्त मेरा पीछा करता था। उसने कई बार कहा, तेरे घर वालों को उठा लूंगा अगर बात की तो। अब वो जेल में है ना, अब मुझे डर नहीं लगता। नेहा का बयान वीडियो में रिकॉर्ड किया गया, और जब डीएम साहब ने वो क्लिप देखी तो उन्होंने अपनी कलम टेबल पर पटक दी। हम किसी एक अपराधी से नहीं लड़ रहे, हम एक व्यवस्था से लड़ रहे हैं जिसने बच्चों तक को गुलाम बना दिया है। इसके बाद मीडिया को सूचना दी गई, लेकिन चिल्ला चिल्ला कर नहीं, बहुत संयम से। लोकल न्यूज चैनलों को 2 वीडियो क्लिप्स भेजे गए, एक दुर्गाबाई का और एक नेहा का। वीडियो वायरल हो गए, और तब वही जनता जो अब तक चुप थी, जैसे एक नशे से जागी। हर गली,
हर मोहल्ले से महिलाएं आने लगीं। वो सब जो कल तक सिर झुकाकर निकल जाती थीं, आज सीना तानकर थाने आती थीं। एक महिला आई जिसने कहा, मैं सरकारी स्कूल में खाना बनाती हूं। दरोगा मुझे बुलाता था और कहता था, अगर अपने बेटे की नौकरी चाहती हो तो मुझे खुश रखो। मैं डरती थी, लेकिन अब नहीं डरूंगी। एक बुजुर्ग आया जिसका पोता लापता था। उस दिन मेरा लड़का स्कूल नहीं लौटा। कैमरा बंद था और थाने से कोई जवाब नहीं आया। अब मुझे जवाब चाहिए। हर दिन 4 से 5 नए केस खुलने लगे। डीएम साहब ने आदेश दिया, हर गवाह को सरकारी सुरक्षा मिलेगी। कोई उन्हें छुएगा तो मैं व्यक्तिगत कार्रवाई करूंगा। हर बयान को कानूनन प्रक्रिया के अनुसार वीडियो रिकॉर्ड किया गया। दस्तावेज तैयार हुए, मेडिकल एविडेंस इकट्ठा किया गया। रणवीर यादव की अपराधी फाइलें अब चुपचाप नहीं, गूंजती हुई खुल रही थीं। और सबसे बड़ा झटका तब आया जब पुलिस विभाग की एक महिला कांस्टेबल ने गुप्त रूप से गवाही दी। सर, मैं कई बार रणवीर सर के आदेश पर लड़कियों को रात में घर से उठाकर लाई हूं। उन्होंने कहा था, पकड़ के लाओ, केस लगेगा। मैं जानती थी कुछ गलत है, लेकिन नौकरी थी, बच्चे थे, मैंने चुप रहना चुना। डीएम साहब ने उस महिला की गवाही सीलबंद फाइल में डलवाकर कोर्ट में सौंप दी। गवाह को गुप्त रखा गया, लेकिन उसकी बात ने जांच की दिशा बदल दी। अब यह केस अकेले रणवीर का नहीं रहा था। अब यह उस पूरे गिरोह का केस बन गया था जो उसके पीछे था। नेताओं के फोन अब बंद होने लगे। उनके पीए साहब मीटिंग में हैं कहने लगे, लेकिन डीएम साहब जानते थे, जब डरने लगते हैं तभी चुप होते हैं। अगली मीटिंग में उन्होंने कहा, हम अब केस नहीं बना रहे, हम इतिहास बदल रहे हैं। अदालत की सुबह वैसी नहीं थी जैसी किसी आम केस की होती है। गेट के बाहर आम दिनों में जहां पान की दुकानें चलती थीं, वहां आज पत्रकारों की भीड़ जमा थी। हर चैनल का कैमरा वहीं केंद्रित था। हरिपुर जिला, दरोगा पर लगे संगीन आरोप, डीएम खुद बने वादी, बाजार के थप्पड़ से न्यायालय तक की यात्रा। लेकिन इस भीड़ के बीच सबसे अधिक खामोशी कोर्ट के गेट के भीतर थी। अंदर एक टेबल के पीछे बैठा जज, उम्रदराज लेकिन बेहद सख्त चेहरे वाला, सुबह से फाइलें पलट रहा था। उसकी मेज पर जो केस फाइल रखी थी वह सामान्य नहीं थी। उसके भीतर शिकायत नहीं थी, वह एक कसक थी, एक वो आवाज जिसे बरसों से दबाया गया था। सुबह 10:15 पर मुख्य द्वार खुला। भीतर से धीमे धीमे कदमों की आवाज आई। पहले 2 सुरक्षाकर्मी आए, सादी वर्दी में। फिर उनके पीछे एक व्यक्ति, साधारण क्रीम कलर का कुर्ता पायजामा, आंखों पर वही पुराना चश्मा और कंधे पर प्रशासनिक गरिमा का वजन। ये जिलाधिकारी अभिषेक रावत थे। उनका कोर्ट में प्रवेश करना कोई सामान्य घटना नहीं थी। भारत के बहुत कम जिलाधिकारी हैं जो स्वयं याचिकाकर्ता बनकर कोर्ट में खड़े होते हैं, वो भी एक दरोगा के खिलाफ जिसे एक मंत्री का संरक्षण प्राप्त हो। कोर्ट में सन्नाटा था। जज ने सिर उठाकर देखा। जिलाधिकारी साहब, आप स्वयं बयान देना चाहते हैं? जी मिलॉर्ड, अभिषेक रावत बोले। यह मामला सिर्फ एक थप्पड़ का नहीं है, यह उन सैकड़ों गुमनाम चेहरों की आवाज है जिन्हें यह व्यवस्था चुप कराती रही है। आज मैं यहां जिलाधिकारी नहीं, एक गवाह के रूप में खड़ा हूं। फिर अदालत की कार्यवाही शुरू हुई। सरकारी वकील ने पहला सबूत पेश किया, सीसीटीवी फुटेज। वह पल जब रणवीर यादव ने बाजार में एक लड़की का पीछा किया और डीएम साहब ने बीच में आकर लड़की को सहारा दिया। फिर वह थप्पड़ जिसकी गूंज अदालत तक पहुंची थी। जज ने फुटेज देखा और कुछ देर तक चुप रहा। फिर अगला सबूत, दुकानों के रजिस्टर जिनमें महीने दर महीने हफ्ते की प्रविष्टियां थीं। रणवीर सर के नाम पर पैसे निकाले गए थे। कई दुकानों ने खुद रसीदें दी थीं डीएम साहब के सामने। तीसरा सबूत, कॉपी की हुई कॉल रिकॉर्डिंग्स, थाने की लैंडलाइन से विधायक के ऑफिस में की गई बातचीतें। एक क्लिप में साफ सुनाई देता है, हां सर, देख लिया है उस डीएम को, लेकिन रणवीर बोल रहा है सब संभाल लेगा। फिर लिखित बयान, दुर्गाबाई, नेहा, महिला डॉक्टर, महिला कांस्टेबल, कुल मिलाकर 27 गवाहों के बयान, जिनमें से 11 गवाहों को सरकारी सुरक्षा दी जा चुकी थी। जज के सामने जैसे जैसे एक एक फाइल आती गई, अदालत का रंग बदलता गया।
रणवीर यादव को जब कटघरे में लाया गया तो उसकी चाल वैसी नहीं थी जैसी बाजार में होती थी। आज उसकी पीठ झुकी थी, आंखें जमीन पर थीं और होठों पर किसी भी तरह की अकड़ नहीं थी, सिर्फ एक सूखा हुआ भय। वकील ने उससे पूछा, क्या आप इन आरोपों को स्वीकार करते हैं? उसने सिर उठाया। पहली बार उसकी आंखों में घबराहट नहीं, एक डरावना सन्नाटा था। सर, मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैं अकेला नहीं था। कोर्ट में एक हलचल सी हुई। क्या आप ये कह रहे हैं कि इसमें और लोग भी शामिल थे? वकील ने पूछा। रणवीर ने चुपचाप सिर हिला दिया। ऊपर से आदेश आता था। कोर्ट में अब जो हो रहा था वो कानून की किताब से बाहर की चीज थी। ये महज एक केस नहीं, एक श्रृंखला थी, एक सिस्टम के भीतर का घुन जो अब खुलकर सामने आ रहा था। फिर डीएम साहब खुद कटघरे में गए। उन्होंने हल्फनामा पढ़ा, अपने द्वारा देखी हर घटना की सूची दी। कब, कहां, किस दुकान पर क्या हुआ, किसने बिना रसीद पैसे दिए, किस लड़की की आंखों में भय था और कब उन्होंने रणवीर को लड़की का पीछा करते हुए देखा। यह थप्पड़ मेरी गरिमा पर नहीं था मिलॉर्ड, उन्होंने कहा। यह थप्पड़ उन सैकड़ों लोगों की उम्मीद पर था जो चाहते थे कि कोई उन्हें देखे, सुने, समझे और उनके लिए बोले। मैं वो आवाज बनना चाहता था। कोर्ट में मौजूद सब लोग उस वक्त डीएम साहब को नहीं देख रहे थे, वो उस इंसाफ को देख रहे थे जिसकी तस्वीर उन्होंने मन में बना रखी थी। फिर कोर्ट ने वह निर्णय दिया जिसे सुनने के लिए सबकी सांसें थमी थीं। यह प्रथम दृष्टया अत्यंत गंभीर मामला है। आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है और विशेष अदालत में मुकदमा चलाने का आदेश दिया जाता है। पीड़ितों के बयान की रक्षा हेतु सभी गवाहों को पुलिस प्रोटेक्शन दी जाती है। इस केस की निगरानी अब हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज द्वारा की जाएगी। कोर्ट उठ गया। रणवीर को हथकड़ी लगाई गई। वो शख्स जो कल तक मैं जो चाहूं वो करूं की छाया में जी रहा था, अब उसी जनता के सामने सिर झुकाए खड़ा था। अदालत से बाहर निकलते वक्त जब डीएम साहब अपनी गाड़ी में बैठने जा रहे थे तो एक बुजुर्ग दुकानदार सामने आ गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपनी हथेली जोड़कर सलाम किया, जैसे उसने अपने बेटे को फिर से स्कूल भेजने की हिम्मत पाली हो। डीएम साहब मुस्कुराए नहीं, उन्होंने बस सिर झुकाकर सलाम स्वीकार किया और गाड़ी में बैठ गए। हरिपुर की उस सुबह में कुछ अलग था। आसमान पहले जैसा ही था, हल्के नीले रंग का, बीच बीच में उड़ते बादल और चिड़ियों की वही आवाजें। लेकिन जमीन पर हवा का रुख बदल चुका था। दुकानों के शटर खुले थे, मगर किसी की निगाह सामान पर नहीं थी। सबकी नजरें उस एक सड़क पर थीं जो थाने से होकर बाजार के बीच से निकलती थी। वही सड़क जहां कभी रणवीर यादव की जीप दौड़ा करती थी। वही सड़क जहां कभी बच्चे डर के मारे स्कूली ड्रेस छिपाकर चलते थे। वही सड़क जो अब इंसाफ के जुलूस की राह बन चुकी थी। आज कोर्ट के आदेश के बाद रणवीर यादव को औपचारिक रूप से वर्दी से हटाया जाना था और फिर उसे उसी बाजार से होकर ले जाया जाना था जहां उसने कभी लोगों को लूटा, डराया, कुचला। पुलिस को निर्देश दिए गए थे, कोई तमाशा नहीं, कोई नाटक नहीं, लेकिन जनता को सब दिखना चाहिए। सुबह 9 बजे थाने के भीतर हलचल थी। रणवीर यादव को कोर्ट के आदेश के अनुसार पेश किया गया। उसकी वर्दी आज भी साफ थी, इस्त्री की हुई, चमकते बटन लगे हुए, लेकिन चेहरे पर वो चमक नहीं थी जो कल तक सत्ता से आती थी। आज वो चेहरा भूरा पड़ा था, आंखें लाल, होंठ सूखे। डीएम साहब खुद थाने पहुंचे, बिना लाव लश्कर के, उसी तरह जैसे पहले बाजार में आए थे। प्रक्रिया शुरू की जाए, उन्होंने कहा। एक सिपाही ने सामने आकर वर्दी के बटन खोले। सबसे पहले टोपी उतारी गई, धीरे से, बिना जोर के, लेकिन जैसे किसी मजार से चादर हटाई जाती है। फिर बेल्ट खोली गई। रणवीर की कमर ढीली पड़ गई और आखिर में उसकी वर्दी, जो बरसों से उसकी सबसे बड़ी ढाल थी, उसके कंधों से उतारी गई। वो सिर्फ सफेद बनियान और पायजामे में खड़ा रह गया, सिर झुका हुआ, हथेलियां कांपती हुईं और आंखें ऐसी जैसे किसी गहरे कुएं में देख रही हों, जहां से अब कोई रोशनी नहीं लौटेगी। फिर उसकी कलाई पर हथकड़ी डाली गई, 2 सख्त धातु के छल्ले जो अब कानून के थे, न कि किसी मंत्री के फोन कॉल के। फिर आदेश दिया गया, उसे बाजार नंबर 7 से गुजारो। रणवीर को 2 महिला पुलिस कर्मियों के बीच लाया गया।
वही बाजार, वही दुकानें, वही लोग। लेकिन आज सब बदला हुआ था। दुकानदारों की आंखों में डर नहीं था, अब वहां ठहराव था और एक गूढ़ सी शांति। बच्चे स्कूल से नहीं बल्कि छतों से झांक रहे थे। औरतें अपनी दुकानों के बाहर खड़ी थीं, न तालियां न हंसी, सिर्फ एक लंबी सांस जो बरसों बाद छूटी थी। रणवीर का सिर अब भी झुका था। वो किसी की आंखों से आंखें नहीं मिला पा रहा था। जब वह उसी दुकान के सामने से गुजरा जहां से उसने लड़की को खींचने की कोशिश की थी, वहां एक छोटी बच्ची खड़ी थी जिसने उसकी तरफ देखकर बस इतना कहा, अब तू कुछ नहीं है। और वो सच था। डीएम साहब वहीं एक कोने में खड़े थे, न किसी गाड़ी में न मंच पर, बस एक आम आदमी की तरह। एक वरिष्ठ सिपाही ने उनके पास आकर धीरे से पूछा, सर, कोई संदेश? जनता इंतजार कर रही है। डीएम साहब ने बहुत देर तक कुछ नहीं कहा। फिर अपने पुराने से झोले से एक कागज निकाला जो उन्होंने बाजार दौरे के दिन लिखा था, और उसे फाड़ दिया। अब उस लिस्ट की जरूरत नहीं, उन्होंने कहा। अब व्यवस्था ने खुद देख लिया। फिर उन्होंने जनता की ओर देखा। कोई भाषण नहीं दिया, बस एक वाक्य बोला, जिसे लगता है वर्दी ताकत है, उसे कभी कभी आईना दिखाना जरूरी होता है। और वो वाक्य हवा में ऐसे गूंजा जैसे कोई घंटा मंदिर में नहीं, दिलों में बजा हो। इसके बाद डीएम साहब अपनी गाड़ी में चुपचाप बैठ गए। न कोई हूटर बजा, न कोई लाल बत्ती जली। लेकिन जब वह गाड़ी बाजार से निकली तो हवा में एक गंध थी, जैसे बरसों पुराना जख्म अब भरने को है। और बाजार नंबर 7, जिसने कभी चुप्पी ओढ़ ली थी, आज पहली बार खुलकर सांस ले रहा था।